बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। आलम में तुझसे लाख सही तू मगर कहाँ। 27 दिसंबर कभी ना भूलने वाला दिन। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज नवी बरसी। बेनज़ीर क़यादत, बेनज़ीर सियासत, खला पुर ना हो सका। आज जब ये धरती पुकार रही है कि मैं खतरे में हूँ, ये हमारा मुल्क है, ये सरजमीन हमारे लिए प्यारा है। आप संभालेंगे, मैं संभालूंगी, आप बचाएंगे, मैं आसिफ अली जरदारी का सरप्राइज। बिलावल के साथ मौजूदा पार्लियामेंट में आने का ऐलान। साबिक सदर नवाब शाह और बिलावल लाड़काना से इंतखाब लड़ेंगे। कहा कुर्सी खींचने नहीं, वजीर आजम को सबक देने और समझाने आएंगे। अब इलेक्शन में इस पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। बिलावल का लॉन्ग मार्च की तैयारी और मुल्क भर के दौरों का ऐलान। काबीना में दहशतगर्दों के सहूलतकारों की मौजूदगी का इल्जाम। तकरीर में शोर का भी शोर। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। 9 बरस बीत गए। पीपल्स पार्टी हुकूमत समेत मौजूदा हुकूमत भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का सुराग न लगा सकी। वजह क्या है, जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। मिलने के नहीं तो शामी साहब, आज नवी बरसी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की, और इस मौके पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का खिताब, जिसका हमने जिक्र भी किया। सबसे बड़ा ऐलान तो उनकी तकरीरों में यही है कि आसिफ अली जरदारी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हमरा पार्लियामेंट में आएंगे, मौजूदा असम्बली का रुख करेंगे ज़िमनी इंतखाब लड़ने के बाद। पहले ख्याल ये था कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अकेले अमली सियासत में उतारा जाएगा, लेकिन आज सरप्राइज था ये यकीनन कि जरदारी साहब खुद भी आने को तैयार हैं और वो पार्लियामेंट का रुख करेंगे। सबसे पहले तो इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं। कैसा फैसला है ये, बाप और बेटा दोनों आएंगे पार्लियामेंट में? देखें, अमली सियासत में तो वो उतर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और चेयरमैन बन चुके हैं अपनी पार्टी के, लेकिन पार्लिमानी सियासत में वो आप कदम रखेंगे। तो बात तो यही सुनने में आ रही थी कि बिलावल भुट्टो को इलेक्शन लड़ाया जाएगा और खुर्शीद शाह की जगह वो क़यादत संभाल लेंगे अपोजिशन की। और जो अपोजिशन होती है और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है किसी पार्लियामेंट में, वो एक मुतबादल वजीर आजम समझा जाता है। उसको इस तरीके से उसकी रिकॉग्निशन होती है, या आप कह लीजिए उसका तारुफ होता है। तो अब जरदारी साहब ने जो सरप्राइज दिया है कि वो साबिक सदर होने के बावजूद असेंबली में आएंगे, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि वो पार्लियामेंट को मजबूत बनाना चाहते हैं। जब दोनों यहाँ आके बैठेंगे और फिर मरजाए खलाइक होंगे, तो हो सकता है कि इमरान खान साहब के दिल में भी कुछ खुदबुदी हो और वो भी पार्लियामेंट में आकर शरीकाई में शुरू कर दें और समझें कि पार्लियामेंट जो है उसको मजबूत बनाना जो है, उसी के जरिए वो जमहूरियत को मुस्तहकम कर सकते हैं और अपने रोल को भी बढ़ा सकते हैं। तो शामी साहब, फिर ये लीडर ऑफ द अपोजिशन का आपने जिक्र किया, तो फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा कौन? जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, या बदस्तूर खुर्शीद शाह साहब आपके ख्याल में? नहीं, मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा और बनाया भी जाना चाहिए। और दूसरी बात यह कि अगर ये सारे लोग वहां मौजूद हो जाएं तो फिर हो सकता है वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी सोचना पड़े कि कौमी असम्बली से इतना दूर रहना अच्छा नहीं है। तो जरदारी साहब ने
ये जो फैसला किया है ये इस लिहाज से तो इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए कि इससे हमारी जमहूरियत के लिए एक अच्छी बात है और नेक फाल है। लेकिन आप ये देखें कि इससे पहले फारूक लगारी साहब भी साबिक सदर होने के बावजूद जी हाँ, कौमी असम्बली का इंतखाब लड़के कौमी असम्बली में पहुंचे थे। ठीक, अगरचे के समझा यही जाता है कि जब आप सदर पाकिस्तान बन जाएं या किसी भी मुल्क के सदर बन जाएं तो सदर आला तरीन ओहदा होता है किसी भी मुमलकत में, तो उसके बाद फिर रुकने कौमी असम्बली बनना और रोजमर्रा की सियासत में इस तरीके से फरीक बनना कोई मुनासिब बात नहीं समझी जाती। लेकिन बहरहाल ये अपना अपना चॉइस है, आईन तो कोई पाबंदी लगाता नहीं है। और अगर जरदारी साहब कौमी यही असम्बली बात में आके उन्होंने खुद बैठते भी हैं, यही बात उन्होंने वही खुद भी रौनक कही। लगेगी। यही बात उन्होंने खुद भी कही कि मैं साबिक सदर उसके बावजूद आ रहा हूं, और उसकी वजह भी उन्होंने बयान की कि कुर्सी खींचने नहीं। जरा उन्हीं की जुबानी सुन लें उन्होंने क्या कहा। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है कि पार्लियामेंट में हम लोग बैठ के आपको भी सबक दें, आपको भी समझाएं। मियां साहब, आपने मेरी जमहूरियत का खाना खराब कर दिया है, आपने हमारी जमहूरियत का खाना खराब कर दिया। शामिर साहब, ये कैसा कौन सी खाना खराबी है जिसका जिक्र जरदारी साहब कर रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब असम्बली में बहुत कम आते हैं और उनसे शिकायत भी होती है, उनके वजीरों को भी शिकायत रहती है, कारकुनों को भी शिकायत रहती है कि उनका राब्ता जो है लोगों से वो टूट टूट जाता है। और कौमी असम्बली के अरकान से भी वो यानी मतवातर मुलाकात उनकी नहीं होती। ये शिकायतें होती हैं नवाज शरीफ साहब से, तो अगर जरदारी साहब आके बैठेंगे तो इनका अजाला हो जाएगा। वैसे तो आप देखेंगे यहाँ मुकाबला तो फिर बाप बेटे के दरमियान होगा, क्योंकि जरदारी साहब भी अगर असम्बली में होंगे और बिलावल भी असम्बली में होंगे तो फिर वो नहले पे दहला वाली बात होगी। अब दहला कौन होगा और नहला कौन होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल जिस तरह आप घर में रहते हैं, बाप बेटा इकट्ठे रहते हैं, उस तरह हाउस में भी बैठ सकते हैं, कौमी असम्बली में भी बैठ सकते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा, जरदारी साहब ने यह भी आज कहा कि हमने आपको अमानत दी थी जो सियासत है, और इलेक्शन आप जीते नहीं थे। साथ में उन्होंने मुगल बादशाह का टाइटल भी दिया नवाज शरीफ साहब को, शहजादा सलीम की बात भी उन्होंने की। जरा उनका ये बयान भी देख लीजिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। इस बात पे हमारा ये अटल फैसला है। हमने मियां साहब आपको अमानत पे सियासत दी थी, आप ये इलेक्शन जीते नहीं थे। हमने आपको अमानत समझ के ये सियासत सौंपी थी कि आपके साथ मिलके हमने हर फैसला किया था। पार्लियामेंट में कंसेंसस फैसले हुए थे और आपकी पार्टी ने हमारे साथ मिलके 18वीं तरमीम पे दूसरे फैसलों पे हामी भरी थी। और आज अफसोस 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 कि आपने उन सब वादों को भुला दिया। वो दिन याद रखो जब मैंने पावर को पार्लियामेंट को शिफ्ट किया, आपने मुझे खुद फोन किया और कहा कि आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। बेहद खुशी इसलिए हो रही है कि आप जाके शहजादा सलीम बन जाएं और आप एक मुगल बादशाह बनाएं और आपको ये सब और बहुत से हम सवालात आज की तकरीरों से जुड़े, और शामी साहब का तबसरा आप देख पाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, आपने इस ब्रेक से पहले जरदारी साहब के मुख्तलिफ बयानात भी सुने, उस पर भी आपका तबसरा दरकार है। दूसरा हम सवाल ये है कि खुद जरदारी साहब का पार्लिमानी सियासत में आना, इससे आपने जमहूरियत का जिक्र तो किया, वो स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी पार्लिमानी निज़ाम भी, जमहूरियत भी, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी बहसीत जमात इसको भी कोई फायदा होगा या नुकसान होगा जरदारी साहब के खुद आने से? देखिए, जब बिलावल भुट्टो, जरदारी और खुद जरदारी साहब
कौमी असम्बली में मुतहर्रक होंगे और वहां आएंगे, बैठेंगे, तकरीरें करेंगे, बाइकाट करेंगे, एहतजाज करेंगे, तो जाहिर है कि तवज्जो उनकी तरफ मरकूज होगी और इससे पीपल्स पार्टी जो है उसको भी फायदा पहुंचेगा। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है उसकी तो मुश्किल ये हुई है कि जो ऑपोजिशन का रोल है वो उससे छीन लिया है तहरीक इंसाफ ने, और अपोजिशन और पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है उसका बड़ा हिस्सा भी तहरीक इंसाफ उड़ा कर ले गई है। ठीक। तो ये जरदारी साहब को बाजियाब कराना है। अब जितना जितना तहरीक इंसाफ जो है वो पीछे हटेगी या उसकी सियासत को नुकसान होगा, पीपल्स पार्टी के हलकों का ख्याल है कि उतना उतना वो अपना रिकवरी हो जाएगी पीपल्स पार्टी की। तो पीपल्स पार्टी को यकीनन सूरत हाल से फायदा पहुंचेगा। लेकिन जरदारी साहब ने इमरान खान साहब पर कोई अटैक नहीं किया। नहीं, पूरी उनकी तकरीर का जो लुब्बे लुबाब था वो मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब भी था, उनका निशाना उनकी तोपों का, कप्तान का जिक्र या किसी और मामले का जिक्र या किसी ग्रैंड लाइंस का जिक्र हरगिज नहीं किया उन्होंने तकरीर में। बाजार यूं लगा कि वो उनकी पॉलिसी तकरीर थी और शायद बिलावल साहब ने पॉलिटिकल तकरीर की। देखिए, इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने दरवाजे खुले रखे हैं, अपनी ऑप्शंस वो क्लोज नहीं करना चाहते। और अगर इमरान खान साहब से कोई अलायंस होने की बात होती है या कोई अपोजिशन पार्टियां बड़ी तादाद में इकट्ठी होती हैं, अगरचे कि ये एक मुश्किल काम होगा, लेकिन कहा तो ये जाता है कि ताहिरुल कादरी साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब के अलावा कोई और आदमी शायद मुयस्सर ना आ सके इनको, जरदारी साहब को। और ताहिरुल कादरी साहब का भी मामला ये है कि उनका एक दफा बेनजीर भुट्टो साहबा से भी अलायंस हुआ था, तो वो तो वजारत उज़्मा की उम्मीदवारी उन्होंने अपने खाते में डाल ली थी। तो अब भी अगर ताहिरुल कादरी साहब बनेंगे तो नारे वजीर आजम के लगेंगे, उनके लगेंगे, तो बहरहाल वो भी एक मुश्किल मामला होगा। लेकिन जरदारी साहब ने अपनी ऑप्शंस क्लोज नहीं की और ये अच्छी बात है। नवाज शरीफ साहब पर जो गर्जे बरसे हैं वो तो फिर देखिए, गर्जना बरसना तो होता ही है, ये सियासत का खेल है, इसमें बहुत कुछ आपको अपना जोरे बयान दिखाना पड़ता है। और लेकिन वो लगता है वो हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे जमहूरियत जो है वो डीरेल हो जाए। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बताया है कि हमने तो गोया आपसे बड़ी मुरब्बत की है और आप जीत के आए हैं, तो ये हमारे ताउन की वजह से मुमकिन हुआ है। लेकिन दोनों जमातें जो हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ वादे तो बहुत किए थे, लेकिन इनमें से कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसने वो वादे सारे पूरे किए, क्योंकि आपको पता है कि जो जुडिशरी की जो बहाली है इफ्तिखार चौधरी साहब की, उस पर भी एक एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन फिर जरदारी साहब ने उस मामले में पेशकदमी से इनकार कर दिया था और ये भी कहा था कि जो वादा था वो कोई हदीस का तो लिख के नहीं दे दी मैंने। तो जरदारी साहब ने भी कई मामलात में मुस्लिम लीग नून की तवक्कुआत पूरी नहीं की और मुस्लिम लीग नून ने भी माशाल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब खुद काला कोट पहनकर वो मेमो कमीशन के मामले में पेश हो गए थे, जब मेमो गेट के मामले में, और उसके बाद कमीशन बना था और सुप्रीम कोर्ट में वो पेश हुए थे। तो एक दूसरे को जिच करने की कोशिश दोनों जमातें करती रही हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि आप अखाड़े के अंदर रहें और अखाड़े के अंदर एक दूसरे को जितनी पटखनियां दे सकते हैं वो दें। अच्छा शाम साहब, और मुजमली इस तौर मामले पर जो में जरदारी साहब यकसू नजर आते हैं। ठीक है, जो जरदारी साहब की तकरीर थी या बिलावल साहब का भी अब हम जिक्र करने जा रहे हैं, उसमें फिलफौर यानी बिलावल साहब के जो 4 मुतालबात थे वो तो पूरे नहीं हुए ना, तो फिलफौर जो उनके ऐलानात थे कि मुतालबात पूरे ना हुए तो यूं करेंगे, सड़कों पर आएंगे, सियासी लॉन्ग मार्च करेंगे, तो फिलफौर तो दोनों रहनुमाओं की जानिब से ऐसे किसी भी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया गया। हाँ, मगर बिलावल साहब ने इंदिया जरूर दिया कि सियासी लॉन्ग मार्च करने की तैयारी कारकुन शुरू कर दें। तो ऐसा क्यों ना हो सका? क्या पार्टी में जान नहीं या फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ कोई मुफाहमत हो चुकी है? देखिए, ये जो लॉन्ग मार्च है इस तरह का कि जिससे कोई सारा मामला ज़ेरो ज़बर हो जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं था। और जो कुछ बिलावल कह रहे थे वो उस पर उस तरीके से अमल नहीं कर सकते थे। मसला अगर वो सिंध में हंगामा खड़ा करते हैं तो क्या अपनी हुकूमत के खिलाफ करेंगे? और लाहौर से होते जब वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो काफी थक चुके होंगे। तो लॉन्ग मार्च उन्हें को इस तरह नहीं करना जिस तरह के चेयरमैन मौजूद ने किया था।
उनका अपना लॉन्ग मार्च होगा माशाल्लाह, जिसमें तो लॉन्ग का लफ्ज तो आपको इतना बड़े मानी रखता है, तो वो लॉन्ग मार्च जो होगा, वो जो गवाचा हुआ लॉन्ग है वो भी तलाश करने की कोशिश करते रहेंगे और कुछ अपना लहू गर्म रखने का बहाना है। तो इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भाई बिल्कुल ही वो हिम्मत हार के बैठ गए हैं। असल में हुकूमत का तख्ता उलटने की बातें तो हो सकती हैं, लेकिन उन पे अमल नहीं हो सकता, और ना हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सकता है, ठीक है, ना और ना वो पीपल्स पार्टी के मुफाद में है। अच्छा, अब तो ये देखिए कि जरदारी बिलावल जो साहब है, ने उन्होंने जो फैसला किया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ फैसला किया है। वो सड़कों पर मामला तय नहीं करना चाहते, पार्लियामेंट के अंदर बैठकर अपने दाव पेच लड़ाना चाहते हैं, या दिखाना चाहते हैं, या आजमाना चाहते हैं। ठीक है। फिर बिलावल साहब ने अपनी वालदा का जो कत्ल है उसका भी जिक्र किया, और आसिफ अली जरदारी साहब ने यह भी बात कही कि एक रेफरेंस, एक पिटिशन हमारी जानिब से भी की थी जिसमें बाबा रवान साहब का लाइसेंस कैंसिल हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो उसे भी एंटरटेन करेगी। तो बिलावल साहब ने जो अपनी वालदा के कत्ल के हवाले से बयान दिया वो भी हम आपको सुनाएंगे, और फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में नाज़रीन कि आखिर 9 बरस बीत गए, क्यों बीबी के कातलों का सुराग ना मिल सका। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और खुद जरदारी साहब ने भी ये कहा कि असगर खान केस क्यों नहीं उसका कुछ हो सका, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस क्यों रीओपन नहीं हो सका, और हत्ता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में अपनी वालिदा के जो कत्ल था उसके हवाले से भी गुफ्तगू की, जरा वो देख लीजिए। इस मुल्क के बहादुर बलोच हमारी मां को कत्ल कर दिया है। मैं उनका इंतकाम लेने निकला हूं, क्या आप मेरे साथ देंगे या नहीं? गैरतमंद पश्तूनों, आपकी बहन कत्ल हुई है, मैं उनका इंतकाम लेने निकला हूं, क्या आप मेरे साथ दोगे? सिंधियो, आपकी शहीद रानी, आपकी शहीद रानी को हमसे छीना गया। आप एक और लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। बिलावल भुट्टो। तो इस तरह उन्होंने शामी साहब तमाम सूबों के लोगों को मुखातिब किया, पुकारा कि मैं उनका इंतकाम लेने निकला हूं, क्या आप मेरा साथ दोगे? बिलावल ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो इंतकाम लेने जा रहे हैं, अवाम उनका साथ दे, क्या कहते हैं आप? देखें, बड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि जरदारी साहब ने एयर मार्शल असगर खां के मुकदमे का सवाल उठाया कि जो उनका वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मुकदमा दायर किया था कि ISI ने इंतखाबात के दौरान पैसे तकसीम किए थे, जब IGI बनी थी उस वक्त की बात है ये। अब लतीफ़ा ये है कि जरदारी साहब ने अपने दौरे हुकूमत में FIA को उस मामले में कोई इक़दाम नहीं करने दिया, और कायरा साहब ने तो बरमला ये बात कही थी कि हम इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं करना चाहते। अब जहां तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मामला है, उनकी आज 5वीं बरसी मनाई जा रही है। 5वीं बरसी मनाई जा रही है, नवी शामी साहब, नवी, हाँ जी, हाँ, 9वीं बरसी मनाई जा रही है। 9 साल हो गए, और इस दौरान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम रही है मुल्क में, उसके 5 साल, और अब वो खून का इंतकाम लेने निकल रहे हैं आज। और दिलचस्प बात ये भी बताऊं आपको कि ये जो रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, अदालत नंबर 1, इसमें ये मुकदमा चल रहा है जी, और इसमें ऐसी बात नहीं है कोई मुल्जम पकड़े नहीं गए, और इसके 3 जो मुल्जम हैं वो अभी तक जेल में हैं। एक है रफाकत जी, एक है हसनैन, और एक है शेर जमान। ये जो लोग हैं, ये एक तो है टैक्सी ड्राइवर था, दूसरा वो है जिसने खुदकुश हमला आवर को अपने पास रखा था, वो सहूलतकार था, और दूसरा एक वो है जो अब्दुल रशीद, वो साजिश से आगाह था,
लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। तो ये इनके जो मुलजम पकड़े हुए हैं वो पकड़े हुए हैं, कुछ लोग वो हैं 6-7 मफरूर हैं जिनमें से कहा जाता है कि वो मारे गए हैं उसमें ड्रोन अटैक्स में या दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान। और खुद आपको पता है कि जो ये आपका इनका बैतुल्लाह महसूद है वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने ये सारी साजिश तैयार की थी। तो ये अब ये कहना कि ये मुकदमा जो है वो खून का इंतकाम लेने निकले हैं, गोया मुकदमा जो है वो कहीं चल ही नहीं रहा। मुकदमा चल रहा है, इनके दौरे हुकूमत में चालान पेश हुए हैं और मुल्ज़मों की निशानदेही हुई है। बल्कि ये परवेज मुशर्रफ साहब पर भी इल्ज़ाम है कि उनको भी उन्होंने शरीक जुर्म करार दिया है पीपल्स पार्टी के यानी जो मुकदमा दायर करने वाले हजरात हैं। एजाज शाह साहब का नाम भी है। इसके अलावा आप देखिए कि जो सीसीपीओ है सऊद अजीज उस वक्त थे जी, जी, और एसएसपी खुर्रम शहजाद थे, उनको भी इन्होंने शरीक मुल्ज़म करार दे रखा है। अब ये सारे हजरात जो हैं जमानतों पर हैं, तो अब ये कैसे कह सकते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, ये पाया तकमील तक इसको पहुंचा नहीं सके। हाँ, वो पहुंचाना चाहिए था। 5 साल का इख्तदार इनके पास था, ये कोई मामूली अरसा तो नहीं होता। ठीक है शाम साहब, अब इसी मामले पर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है सीनियर सहाफ़ी जनाब नईम मुस्तफ़ा साहब को। आज उन्होंने एक मजमून भी तफसीली लिखा है मोहतरमा के केस के हवाले से, तो उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम मुस्तफ़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाम साहब इस्लामाबाद स्टूडियो तशरीफ रखते हैं, आपसे बात करेंगे। जी शाम साहब। नईम मुस्तफ़ा साहब ने इस मामले में काफी जुस्तजू की है और कई बार लिख भी चुके हैं और इस मुकदमे की पूरी तफसील से भी आगाह है। तो नईम मुस्तफ़ा साहब ये बताइए कि अब इस वक्त किस मरहले पर है यह मुकदमा? शाम साहब, फिल वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अदालत ने जो प्रोसिक्यूटर हैं अजहर चौधरी साहब, उनकी कॉन्सेंट से मुकदमा क्लोज कर दिया है। अच्छा, अब इसमें किसी किस्म की शहादत, कोई वाकयाती हो या मौके की हो, वो कोई दरकार नहीं है। और ये मुकदमा जो पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए गए थे चौधरी अजहर साहब, इनका ताल्लुक सियालकोट से है, वो खुद इसकी प्रोसिक्यूशन अव्वल दिन से लेके आज तक कर रहे हैं। और एक अजीब सा मरहला ये है कि इनका कोई सरकारी लॉ ऑफिसर नहीं है, ये एक प्राइवेट वकील हैं जिनको सरकारी प्रोसिक्यूटर के तौर पे कर रही है पीपल्स पार्टी खुद। जो इस्तगासा है, मुस्तगीस हैं, जो मुद्दई फरीक है, वो खुद प्रोसिक्यूटर की तरफ पेश कर रहे हैं। एक तो ये मसला दरपेश है। और इस वक्त जो मामला है उसमें तमाम बयानात मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ एक इश्तिहारी मुजरिम करार दिया है जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करके उसे कहा है जी वो मफरूर है और उसका नाम है, वो जिहादी एक गिरोह का कहते हैं रुकन है। और एक मुलजम जो गिरफ्तार है ऑलरेडी, उसके बिलाल के ये बयान पे इसको इश्तिहारी मुजरिम करार दिया है। फिस्कट इस कहते हैं, इसका जो है ना वो जिहादी नाम है। असल नाम इसका क्या है ये तो उसमें तहरीर नहीं है, लेकिन ये लिखा गया है कि एक सिर्फ इश्तिहारी मुजरिम रह गया है। जब वो आएगा तो उसको हम जो है ना इस चालान के बाद बाकी उस पर जो है जिरा वगैरह कर लेंगे। अब तक जो इन्होंने मुल्जमान जो पेश किए थे वो सारे के सारे मुकम्मल हो चुके हैं। मगर इसमें तो परवेज मुशर्रफ का भी नाम है, क्या उनकी गवाही नहीं होनी, उनका बयान नहीं होना? नहीं, उनका एआनत जुर्म का उन पे इल्ज़ाम है। उस एआनत जुर्म के उसकी सफाई भी आ चुकी है, उस पर बयान भी दे दिया है। और मुशर्रफ साहब पे इल्ज़ाम महज जो अमरीकी सहाफ़ी हैं मार्क सीगल, उनके बयान की रोशनी में है। उनका मार्क सीगल जो है उनका बयान भी रिकॉर्ड हो चुका है। उनका बयान भी रिकॉर्ड हुआ है, वीडियो इंटरनेट के जरिए हुआ था। हाँ जी, वीडियो इंटरनेट के जरिए हुआ था। और उसके बाद एफआईए के 2 अफसरान भी रहमान मलिक साहब ने खुद भिजवाए थे। वो अमेरिका में जाके उनका बयान रिकॉर्ड कराए। और जो मार्क सीगल हैं वो अपने उस पहली जो ईमेल थी उस पे मुसिर हैं, इसरार कर रहे हैं इस बात पे कि मुझे मोहतरमा ने अपनी शहादत से चंद रोज़ कबल या पाकिस्तान आने से पहले भी 2 मरतबा ये आगाह किया था कि मेरी जान को ख़तरा है। और इस जान को ख़तरा परवेज़ मुशर्रफ साहब की जानिब से, उस वक्त की हुकूमत थी चौधरी परवेज़ अली वगैरह की खाफ लीग की, तो उन पर भी इल्ज़ाम था। ब्रिगेडियर एजाज शाह जो हैं उन पर भी इल्ज़ाम लगा था। लेकिन उनके मार्क सीगल का जो बयान है वो मुशर्रफ के खिलाफ कोई ठोस शहादत नहीं है, तावक्त है कि वो पाकिस्तान ना आए और उन पे जिरा ना हो। जी ठीक, नईम साहब कुछ ऐसे किरदार। जी पहले शाम से सवाल लीजिए। मगर नहीं मुस्तफा, ये कैसे हो सकता है कि कोई सरकारी वकील मौजूद ही ना हो इस मुकदमे में?
क्योंकि कत्ल का मुकदमा है। उसमें तो सरकार लाजमी तौर पर फरीक होती है। सरकार को फरीक नहीं बनाया गया, इनको अबूरी तौर पे तैनात किया था। प्रोसिक्यूटर रहमान मलिक साहब वजीर दाखिला थे पीपल्स पार्टी के अपने दौरे इख्तिदार में, उन्होंने इनको लगाया और आज तक ये प्रोसिक्यूटर के तौर पर पेश हो रहे हैं। ये भी एक गैर कानूनी काम है, खिलाफ ज़ाब्ता भी है, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने उनकी सजा मान ली और उनको प्रोसिक्यूटर के तौर पे कंटिन्यू कराया। लेकिन मसला ये है कि वो पहली बार ऐसा हुआ है कि वो इस मामले में इतने ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये 4 माह गुजर गए हैं, वो आज तक पेश ही नहीं हुआ अदालत में। हर दफा कहते हैं कि मैं फलां मुकदमे में जाना है, फलां मुकदमे में जाना है। तो आपका क्या ख्याल है कि अब ये मुकदमा है जी, ये मुकदमा जो है यानी इसका फैसला कब तक मुतवक्को है? इसका फैसला तो अगर ये जिस दिन क्लोज करवाया था खुद प्रोसिक्यूटर साहब ने, एजाज चौधरी साहब ने, अगर वो चाहते तो 1 हफ्ते में फैसला हो सकता था। उसके बाद उनका सिर्फ जो वाइंडिंग स्टेटमेंट्स होते हैं ना दोनों वकला के, इस्तगासा के और मुल्जमान के वकील के, वो वाइंडिंग स्टेटमेंट बिल्कुल आखिरी जो बयान है वो आध पौन घंटे के होते हैं, वो बयानात इन्होंने करवाने थे और वो आज तक बयान नहीं दे रहे। अब इसमें लोग जो कह रहे हैं, कानूनी माहिरीन की आरा जो हैं वो ये हैं कि ये पीपल्स पार्टी को शायद ये बात सूट करती है कि वो इसको डिले करे, जिस तरह मुल्जिम फरीक को सूट करती है ना। दुनिया भर में ऐसा है कि मुल्जमान जो हैं उनके वकला ये करते हैं कि इसको ताखीरी हरबे डिलेइंग टैक्टिक्स लेके और बढ़ाते रहें आगे। अब ये मुद्दई फरीक, ये वाहिद पाकिस्तान का इस अंदाज से मुनफरिद मुकदमा है कि इसमें मुद्दई फरीक जो है खुद इसको डिले कर रहा है। इस वजह से आज अगर ये चाहें अपना स्टेटमेंट दें, मुखालिफ वकील आए वो जिरा करे और बात खत्म हो सकती है। वाइंडिंग स्टेटमेंट्स अगर दे दिए जाएं तो फौरी तौर पर फैसला आने की भी तवक्को है। बहुत शुक्रिया नहीं मुस्तफा साहब, शामी साहब, हम ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम में वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, शाम साहब, अब कुछ दीगर मौज़ूआत का भी रुख करते हैं। एक तो कल टोबा टेक सिंह से बड़ी अफसोसनाक खबर आई। क्रिसमस की खुशियां मना रहे थे हमारे जो मसीही भाई हैं और जहरीली शराब पीने से 29 हलाकतों की तादाद शामी साहब हो चुकी है। और ये पहला वाक़या नहीं बल्कि हर साल हमें 2 या 3 बार कम अज़ कम मुख्तलिफ इलाकों से ऐसी ही इत्तला सुनने को मिलती हैं। अब ये जो जहरीली शराब है यहाँ तो अद्वियात जो है जाली फरोख्त हो रही हैं, यहाँ दूध में मिलावट हो रही है, यहाँ खाने पीने की अशिया खालिस नहीं मिल रही, तो शराब जो है वो कहाँ से खालिस मिलेगी? अब ये तो पीने वालों को सोचना चाहिए और जो हुकूमती अदारे हैं उनको भी गौर करना चाहिए कि ये लोग जो हैं इनके लिए सख्त सजाएं मुकर्रर की जाएं और पीने वाले भी जो हैं वो भी गौर करें कि किस तरीके से वो जहर खरीदते हैं और पी लेते हैं। तो ये मसीही भाई हमारे जो हैं इनके रहनुमा भी कई दफ़ा बयान दे चुके हैं कि ये हमारे यहाँ भी हराम है, ये कोई मुक़द्दस मशरूब नहीं है हमारा। तो यहाँ भी इन लोगों को भी ज़रा सोचना चाहिए। और जो अक़लीती हमारे हिंदू भाई हैं वो भी ये कह चुके हैं कि ये सिर्फ ये जो शराब खाने खुले पड़े हैं ये और ये शराब जो बिक रही है ये मुसलमानों की खिदमत के लिए है। वो एक अक़लियतों के नाम पर बड़ी तादाद में खुद ही खरीद लेते हैं। ठीक है, इसलिए अवलन तो शराब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी होनी चाहिए और फिर हुकूमत जो है अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे और जो जहरीली शराब बना रहे हैं उनको तो इंतहाई सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। पाबंदी से शामी साहब कौन सा ये मामला रुकेगा? बहरहाल हम एक जिक्र कर रहे थे एक बड़े अफसोसनाक वाक़े का जो मुख्तलिफ सरकारी इदारों में खवातीन को हरास किया जाता है। चलिए, तो उस मामले पर पहले भी कल भी हम बात करना चाह रहे थे, नहीं हो सकी। तो मुतासरा जो खातून है वो आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हम उनका नाम तो नहीं बयान करेंगे। देखे ना, ये नहीं नाम तो उनका अब आ चुका है और दरख्वास्त भी बाकायदा दे चुकी हैं और उसके लिए एक कमेटी भी मुकर्रर की गई है तहकीकात के लिए इनके इल्जाम पर। लेकिन एक एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी कायम की गई है। जो इनकी शिकायत है वो एक सेक्रेटरी साहब के रवैये के बारे में है। तो इसलिए कमेटी जो है वो आला सतही होनी चाहिए, जो एक हम मनसब है उसकी तहकीकात। चले अब बाकी बात उनको सुन लीजिए जी, उनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, बताइएगा ये हुआ क्या और अब की डिमांड क्या है? नहीं जी, देखें, मैं एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखती हूँ और मैं अपने दफ्तर से या किसी भी अपने से सरकारी दफ्तर से इस तरह की तवक्को नहीं कर सकती थी कि जिस तरह से मेरे साथ नारवा सलूक किया गया और मुझे हरास किया गया है पूरा दिन दफ्तर में बिठा के। इस सारे वाक़े की रिपोर्टिंग मैंने अपने
जो शहबाज शरीफ साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी की है। मुख्तलिफ और फोरम पे भी मैंने एप्लीकेशन अपनी भिजवाई है, लेकिन अभी तक उस तरफ से मुझे कोई भी इस तरह की सुनवाई नहीं हुई है। और एक जो कमेटी बनाई गई है, जो मेरे ही डिपार्टमेंट ने बनाई है, जिस डिपार्टमेंट के खिलाफ हरासमेंट के खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी है, वहीं से ये कमेटी जनरेट की गई है। तो मैं उस कमेटी को कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? वहाँ पे मेरे साथ इंसाफ किस तरह से हो सकता है? आप किस डिपार्टमेंट में काम करती हैं? किस डिपार्टमेंट को आपका महकमा तो लाइफ स्टॉक है ना? जी, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है। और आपकी लाइफ स्टॉक के जो सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ शिकायत है और कुछ दूसरे एहलकारों के खिलाफ शिकायत है। जी एग्जैक्टली, उनके ऑफिस के खिलाफ, जहाँ वहाँ पे जो मेरे साथ सारा दिन वहाँ पे रवैया इख्तियार किया गया है, उसके खिलाफ मैंने एग्जैक्टली शिकायत लिखी है और उसी डिपार्टमेंट की ही कमेटी बनाई गई है। वज़ीर आला को चाहिए आला सतही तहकीकात कराएं इसकी। जी जी बिल्कुल, मैं मुंतज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम। अगर जो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा शाम साहब, एक और मुद्दा था जो हमारे हुक्मा हैं, हकीम साहिबान हैं, उनके खिलाफ पंजाब हुकूमत के गैर हकीमाना हथकंडे जो है उनकी रिपोर्ट आई है और बेशुमार जो दवा अद्वियात बनाने वाले या तिबखाने हैं उन पे छापे मारे जा रहे हैं। अब वो ये कहते हैं जनाब कि हमारा तो कोड ऑफ कंडक्ट या कानूनी हमारे बारे में मुख्तलिफ एलोपैथी के हवाले से हमने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी ले रखा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे दवाखाने, हमारे तिबखाने बंद किए जा रहे हैं। असल में देखिए, ये जो जाली अद्वियात के खिलाफ कैंपेन शुरू है और नाकस अद्वियात के खिलाफ, अब वो एक एलोपैथी अद्वियात है। अब ये तिब्बे मशरिक जो है इस पर भी नजर हो गई है और यूनानी जो दवाखाने हैं और अद्वियात तैयार करने वाले जो कारखाने हैं उन पर भी छापे मारे जा रहे हैं। तो अब हुकूमत को चाहिए कि इस रवश से बाज आए, इनके लिए अलग कवायद वज़ा करे। यकीनन इनके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल शाम साहब, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चुका है और पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करवाई है जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी किया गया है दूध के हवाले से। इस पर हम कल तफसील से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।